पावर पॉइंट चल रहा था। पावर पॉइंट तो एक्सप्लेनेशन हो गया था। एक्सप्लेन तो हो गया था। यू हैव टू प्रिपेयर नाउ द टास्क आई हैव गिवन। आप लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं प्रेजेंटेशन? मैंने गूगल फॉर्म लिंक भी भेजा है और जीमेल पे भी भेज सकते हो आप। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ 10 स्लाइड्स। यस मैम। कुछ लोगों ने तो भेज दिया, देखा है मैंने। ऑल ऑफ यू हैव टू सेंड मी बिकॉज इट कंटेन मार्क्स। So your chapter number 5, which is A part of chapter number 5, is about green skills. That the topic of this chapter you have already done in your science and social study part is there. So that it's not relevant to computer, but this is part of your science and social study. So we will, I think you know about it, but we will revise it. So I think you all aware about it. What is the meaning of environment? क्या होता है एनवायरनमेंट? मैम एनवायरनमेंट पे मैम सब आता है मैम, वाटर, एयर, मैम अपना पूरा सराउंडिंग्स मैम, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सब वेरी मैम। गुड। तो हम जिससे भी हम सराउंड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, विच इज वी सराउंड विद। तो सराउंडिंग में हमारे जो है ये भी होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब होते हैं। उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग, उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी, जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, एसी। तो ये जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ये भी होते हैं हमारे सराउंडिंग। तो इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। और जो नेचुरल थिंग्स होती है उसको बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सराउंडिंग में जो है हमारे दो एनवायरनमेंट में दो तरह की चीजों से हम सराउंड रहते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या नॉन लिविंग। तो लिविंग को आप बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को अबायोटिक बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले। तो यस मैम, साइंस में पढ़ा है। साइंस में पढ़ा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है? प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है। दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हम सराउंड रहते हैं। उसके अलावा नॉन लिविंग में होता है एयर, वाटर, लाइट। ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वी आर सराउंड विद मेनली दीज टू कंपोनेंट, बायोटिक और अबायोटिक। जैसे कि ये डायग्राम में बायोटिक कंपोनेंट को दिखाया एनवायरनमेंट में। यहाँ ह्यूमन बींग्स हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। एनिमल में है, एनिमल है या डॉग है, बर्ड है। उसके अलावा ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ट्रीज है, जो प्लांट्स वगैरह है, ये भी लिविंग में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोटिक एनवायरनमेंट। उसके अलावा नॉन लिविंग की बात करें हम, तो यहाँ एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, लैंड है, वाटर है। दिस इज ऑल अबाउट नॉन लिविंग और अबायोटिक। तो वी आर सराउंडिंग विद दीज टू मेन कंपोनेंट्स। अब बायोटिक की भी जब हम बात करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे एनवायरनमेंट में, वो उन सबको क्या होता है? फूड चाहिए होता है। तो फूड के लिए जिस तरह से वो फूड लेते हैं अपना, उसके हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स वो अपना अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं ना। यू नो that they are creating their food by their own, the green plants. So green plants are called producer, which are not dependent on anyone for the taking food. और कंज्यूमर्स जो हैं, जो एनवायरनमेंट में कंज्यूमर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उनको फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये भी 3 टाइप्स के हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हर्बीवेरस भी बोलते हैं, वो क्या खाते हैं? वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट जिसका एग्जाम्पल है। जैसे यस मैम। क्या एग्जाम्पल, कौन खाता है ग्रीन प्लांट? प्राइमरी हर्बीवेरस का क्या एग्जाम्पल है? मैम डियर, डियर। मैम जिराफ। यस।
और zebra, बिल्कुल, और ये हर्बी सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो डियर को जैसे लॉइन ने खा लिया। carnivorous, ma'am, carnivorous, कार्निवोरस, वेरी गुड। और जो टेरिटरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी omnivorous, कंज्यूमर। तो इस तरह से ये फूड चेन एनवायरनमेंट में चलती है। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो एक फूड चेन होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स, जो कि डिपेंडेंसी होती है। और एक होता है डीकम्पोजर, जो कि ये जो सड़ी गली चीजों पे जो आ जाता है ना, फंगस और बैक्टीरिया, जो पेड़ भी जब गिरते हैं, पत्तियां सूख के पानी में मिट्टी में मिल जाती है, तो वहां से भी जो अपना फूड लेते हैं, सड़ी गली चीजों से जो फंगस होता है, वो बैक्टीरिया और फंगस होता है डीकम्पोजर, वो ऐसी चीजों से अपना फूड लेते हैं। तो मेनली फॉर डिपेंडेंसी ऑफ फूड और फॉर टेकिंग द फूड पर्पस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। अब फूड चेन यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे ये है फूड चेन, यहाँ पे ये प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है, खुद अपना फोटोसिंथेसिस, वाटर और सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर किया। इसको किसने ईट किया? ग्रास होपर ने। तो ग्रास होपर क्या एक प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्रोड्यूसर को खा रहा है। ग्रास होपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है फ्रॉग, वो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर रहा है। फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को ईट करता है, और टेरिटरी कंज्यूमर स्नेक जो है वो फ्रॉग को ईट करता है। तो दिस इज लाइक अ फूड चेन इन आवर एनवायरनमेंट। समझ में आया ना ये एग्जाम्पल? तो like that, in the environment, for dependency of yes, food, ma'am. there is a food chain. Series of organisms feeding on one another, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन, जो कि एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट हो। To eat or being eaten, a chain of transfer of food energy from one group to another group through a series of steps called ट्रॉपिक लेवर ऑफ गॉड फूड चेन। उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन, जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए। जैसे ये प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। तो इस तरह से ये डिपेंडेंसी हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। ये इसका डायग्रामेटिक फॉर्मेट है, कैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टेरिटरी, जिसका यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है जो हमने अभी देखा था। So these all you have already done, so only for the revision purpose this is for you। इकोसिस्टम क्या होता है ये भी पढ़ा है कि नहीं? यस मैम, पढ़ा है। इकोसिस्टम का मीनिंग है, इको मीन्स एनवायरनमेंट, सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट में जो ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इंटरेक्शन का अभी हमने फूड चेन के थ्रू तो देख ही लिया किस तरह से इंटरेक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के साथ और एक दूसरे के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो हर एरिया का जो है अलग अलग इकोसिस्टम है। जैसे ये पॉन्ड का एग्जांपल ले रखा है। पॉन्ड के जो है वाटर है, उसके अंदर डक्स है, दूसरे भी वाटर एनिमल्स होते हैं। तो इनका अपना एक एनवायरनमेंट होता है। पॉन्ड का अलग इकोसिस्टम है। ऐसे ही डेजर्ट एरिया को ले लो, तो वहाँ पे मिट्टी ज्यादा होती है, पानी कम होता है, कैमल्स होते हैं, तो सनलाइट भी ज्यादा होती है, Yes, तो ma'am. उसका अलग इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम है। तो ईच एरिया इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम वेयर वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू आवर एटमोस्फियर, क्लाइमेट सबका अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, दैट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एनवायरनमेंट के ये भी पढ़े होंगे कंपोनेंट आपने, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर पढ़ा है? यस मैम। Yes, ma'am. लिथोस्फेयर क्या होता है? मैम लैंड। लैंड पार्ट, जो भी अर्थ पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। जैसे कि प्लेन एरिया हो या माउंटेन्स हो या वैली हो, दिस इज ऑल कॉल्ड लिथोस्फेयर, पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हाइड्रोस्फेयर क्या है? मैम वाटर।
वाटर, जो भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो रिवर है, वाटरफॉल है, सीज है, ये सारे क्या जो भी वाटर पार्ट है हमारे अर्थ पे वो है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर दैट यू नो, एयर, एयर एयर, पार्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। लेकिन यस मैम, बायोस्फीयर जो है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ की लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। एक जो भी इंसान होगा, ह्यूमन बींग होगा, उसको जीने के लिए ये सब चाहिए। लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ होता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, और वहीं पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होती है। तो ये जो बीच में सर्कल दिखा रखा है ये बायोस्फीयर पार्ट है, जहाँ पे यहाँ लैंड पार्ट भी है, एटमॉस्फेयर में एयर एयर भी है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर पार्ट भी है। तो इन तीनों का जहाँ इंटरेक्शन होता है वो है बायोस्फीयर, जहाँ पर कि हमारा लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। Life on Earth, including human beings, plant, animal, etc., is possible on biosphere। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ वाटर, अर्थ, एयर सब है, उसका कॉम्बिनेशन जो है सर्कल में दिखा रखा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. उसके अलावा क्या है आपके? हाँ, अभी आपके चैप्टर जो है वो अभी उस वो है ग्रीन हाउस। चैप्टर का नाम है ग्रीन स्केल। ग्रीन स्केल में दे रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये हम जो है वो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, क्यों? मैम एक कांच का बना मैम हाउस क्या? मैम मैम सन से जो हीट होता है एनर्जी मैम, आती है वो एटमॉस्फेयर में यस स्टोर हो जाती है, हम्म, मैम, और बिल्कुल, मैम उससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वेरी मैम गुड। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। हम्म, तो ये जो एयर, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है हमारे। ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो जो हम सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करके, तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। अगर ये नहीं करेगी तो हमारा अर्थ जो है वो माइनस में चला जाएगा और वहाँ पे जो है लाइफ फॉर्म पॉसिबल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो ये गैसेस सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है, थोड़ा 100% में से जो 30% भी अब्जॉर्ब करती है, तो उसे जो वार्म रहता है उसकी वजह से ही हम सब अर्थ पे सेफ रहते हैं। तो इट इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो इस तरह से ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर रही है। 100% ऑब्जर्व नहीं करती, ओनली 20-30% ऑब्जर्व करती है, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वार्म रहता है और हम यहाँ आराम से सेफ रहते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेस कौन कौन सी है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। सन की यस कुछ अल्ट्रावायलेट रे जो कि सही नहीं रहती हमारे लिए, मैम, हमको ओजोन लेयर, उसको ओजोन लेयर जो है हमको प्रोटेक्ट करती है। वेरी गुड। लेकिन क्या होता है कि जो सन में अगर 20-30% तो हमारा एटमॉस्फेयर अब्जॉर्व कर देता है और बाकी का वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है हमारा एटमॉस्फेयर। लेकिन जो हमारे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ये रिफ्लेक्ट होने वाले गैसेस को थोड़ा सा अब्जॉर्व कर देती है। लेकिन अगर ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ गई, अगर इन गैसेस, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, अगर ये गैसेस ज्यादा बढ़ गई तो ये ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगी, तो टेम्परेचर हमारे अर्थ का कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। और ज्यादा ही हीट ऑब्जर्व करने से, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हम ग्लोबल हमारा जो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन दैट वार्म द अर्थ। कुछ ज्यादा ही गैसेस की क्वांटिटी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी हीट और ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि समझ लो कि हमारा एक ग्लास बिल्डिंग है, उसके अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं,
एक ठंडा एरिया है, तो प्लांट्स को जो है वो ठंड से बचाने के लिए कि वो मुरझाए नहीं, तो उसको ग्लास बिल्डिंग में रखा है। ग्लास बिल्डिंग में रखने का क्या फायदा है कि जो सन की रेज गिरेगी इस पे, तो जो बिल्डिंग जो है वार्म रहेगी, तो अंदर ये प्लांट्स भी सेफ रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा अर्थ, ये ग्लास बिल्डिंग जैसे कि हमारे लिए अर्थ है, अंदर के प्लांट्स हम ह्यूमन बींग्स है। तो ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो हम सब सेफ रहते हैं, नहीं तो माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। लेकिन अगर यही सनलाइट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिरी, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग गया ये ग्लास, तो यही प्लांट्स अंदर मुरझा जाएंगे। तो यही सेम इफेक्ट हमारा अर्थ पर है। यही टेम्परेचर अगर ज्यादा गैसेस बढ़ी, ज्यादा हीट ऑब्जर्व हुआ, तो हमारे टेम्परेचर में तो है। अगर ये हम बिल्कुल ही हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो एब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन -20 डिग्री और -40 डिग्री हो जाएगा, अगर एब्जॉर्व नहीं करेगा तो हम सेफ है इस ग्रीन, हाँ, ये गैसेस जो एब्जॉर्व करती है उसकी वजह से ही हम सही, ये हमारे लिए सही है। लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा हीट ऑब्जर्व करना हमारे लिए डेंजरस होगा। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ऑड क्लाइमेट हो जाता है, जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है, जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ सूखा ही पड़ा है, वहाँ बारिश हो ही नहीं रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल जो क्लाइमेट में ऑड हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। समझ में आया? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत ज्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न में चेंज हो जाएगा। रे बिना मौसम के बारिश हो रही है, बिना मौसम के स्नोफॉल हो रहा है। एनिमल के जो लाइफ स्टाइल है जो ये क्लाइमेट और होने की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, सी का लेवल बढ़ जाएगा, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट। वाटर के अंदर भी जो है वहां पर भी कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। तो दिस इज ऑल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, उसके लिए हमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या देना चाहिए? हम व्हीकल्स कम यूज करना चाहिए। ये जो मैम लो यूज ऑफ व्हीकल मैम, मैम नो यूज ऑफ एसी, एयर कंडीशनर। वेरी गुड। ऐसी गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने वाले जो भी प्रोडक्ट है ना, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को जनरेट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम यूज में नहीं ले। तो प्रोडक्ट क्या है, यही आप जो आपने सही बताया कि व्हीकल्स कम एसी यूज है, व्हीकल। जिससे गैसेस नहीं बढ़ेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, ऐसी जैसे दिल्ली का हाल आपने देखा ही था कि किस तरह से इवन और ऑड रूल लगाना पड़ा वहाँ व्हीकल निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। उससे एटमोसफेयर में जो है ये गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम जो है वो जितनी जरूरत है उतने ही व्हीकल को उतनी देर के लिए यूज करें। ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा पॉल्यूशन होगा। फ्यूल्स की एफिशिएंसी जिस व्हीकल्स में ज्यादा हो, कि माइलेज ज्यादा दे, फ्यूल कम यूज हो और पॉल्यूशन भी कम हो, ऐसे व्हीकल्स यूज मैम में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करनी चाहिए मैम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह अब इंट्रोड्यूस हो रही है, टू, तो जिससे कि हमें ये सारे इफेक्ट ना हो। तो दिस इज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉल्यूशंस में और भी आपके दे रखा है कि किस तरह से हम इकोसिस्टम के इम्बैलेंस को बचा सकते हैं। एक तो पॉल्यूशन तो है ही है कि ये किस वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से होता है। फैक्ट्री वगैरह की जो वाटर, जो सीवेज होता है, वो भी गंदा वाटर जो है हमारी नदियों में चला जाता है, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल्स उस जगह पे रह नहीं पाते, अपना प्लेस चेंज करते, चेंज करने से वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते, और गैसेस भी, ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम हो जाता है। तो इससे भी हम प्लांट्स लगाएंगे तो हम एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
कि किस तरह से हमारी ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट में बढ़े, so that you can contribute yourself in reducing global warming and greenhouse effect. अब ये 3 चीजें भी आपने पढ़ी होगी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट। हम्म, Yes, ma'am. पढ़ी है. पढ़ी है ना। उससे पहले एक और चीज भी थी, 1 मिनट। नेचुरल रिसोर्सेज पहले होते क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट में थिंग्स इन नेचर, नेचर के अंदर जो हम यूज, रिसोर्सेज मतलब हमारी नीड के लिए हम नेचर से क्या क्या यूज में लेते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे ब्रेथ के लिए एयर लेते हैं, वाटर टू ड्रिंक, मैम प्लांट। लैंड भी यूज हुआ ना. हम्म मैम लैंड भी आया ना उसमें. ये सारे जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट हो गया, तो ये नेचर से जो जो भी हमारी नीड होती है, तो जो हम यूज में लेते हैं वो है रिसोर्सेज हमारे लिए। Natural resources is anything that people can use which comes from nature. People do not make natural resources but gather them from the earth. अर्थ से हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं, जैसे एयर, वाटर, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, आयरन, कोल, ये सब हम लैंड से कंज्यूम करते हैं हमारे नीड के लिए। तो ये रिसोर्सेज जो है नेचर से आते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इनका कंजर्व करना जरूरी है हमारे लिए, इनको बचाना जरूरी है। ये हमारे लिए इट इज क्यों जरूरी है? नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ द डेली नीड्स, दे आर लिमिटेड। ये आपने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Yes, ma'am. तो ये जो नॉन रिन्यूएबल है ये तो बहुत ही लिमिटेड है। जो रिन्यूएबल है वो भी ये वापस replenish नहीं हो सकते. have short quantity of sources। मैम नॉन रिन्यूएबल आवाज नहीं आ रही। जैसे मैम वो आता है मैम पेट्रोल। हाँ, वेरी गुड। ये नॉन रिन्यूएबल होता है, ये इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वापस से रिन्यू होने के लिए। तो हमें जो है इन रिसोर्सेज का जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए। इनका ओवर यूज जब हम करते हैं तो ये नेचर से खत्म हो जाएंगे और उसकी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ये मिल ही नहीं पाएंगी। तो वी नीड टू कंजर्व देम, हम उसे अभी बचाएंगे नहीं। जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे कोल, गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स, इनको तो हमें लिमिटेड यूज करना ही चाहिए। जो रिन्यूएबल है वाटर वगैरह वो भी कब तक चलेंगे? तो इन सबको हमें इनका पता होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, तो हमें इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। हमारा भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम कैसे बचाएं। What will happen if natural resources will finish? No resources will left for our future generation. It would be difficult to live without water, plant, other resources. उसके बिना कोई कैसे जी सकता है? Life will finish on earth. अगर नहीं बचाएंगे, खत्म हो गए तो बहुत ही डेंजरस होगा हमारे लिए। अब इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इसका हमारी तरफ से क्या रोल हो सकता है कंजर्वेशन का? कैसे कर सकते हैं? एक तो इलेक्ट्रिसिटी हम बचा सकते हैं। घर में पंखा, लाइट, किसी रूम में कोई नहीं बैठा है, यूज नहीं ले रहा है, तो हमें अननेसेसरी ऑन नहीं रखना चाहिए, मैम बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट, फैन, टेलीविजन, other electrical appliances is not needed. This is save a lot of electricity. ऐसा नहीं and कि we have not to use water हम्म, and tap एक तो अननेसेसरी and not यूज। waste मैम water।
वाटर वेस्ट नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजली फालतू में चलेगी तो बिल भी आएगा, और ऐसा नहीं कि अपने ही घर में आप ऐसा करें, कहीं और भी जाए, स्कूल जाए, वहां लाइट चल रही है, अननेसेसरी क्लासरूम में गेम पीरियड में जा रहे हैं, तो आपका अपना ये होना चाहिए कि आप उसको ऑफ करके जाए टू सेव एनर्जी। तो दिस मस्ट बी इन योर हैबिट। तो कोई भी अप्लायंसेस हो कि ज़्यादा से जैसे CFL बल्ब वगैरह यूज़ में लेते हैं हम आजकल, ये भी यूज़ में लेना चाहिए था, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही आप अगर प्रोडक्ट्स यूज़ में लें, गैजेट्स यूज़ में लें जो कम इलेक्ट्रिसिटी, कम पावर चाहिए उसको, कम पावर कंज्यूम में ज़्यादा काम करे, तो ऐसी चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए। तो आपकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी को सेव, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करने का। इसी तरह आपको स्टेयर्स, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो अगर आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, वो जो बुजुर्गों के लिए होती है लिफ्ट वगैरह, अगर आप स्टेयर से चढ़ेंगे लिफ्ट की बजाय तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। ऐसे ही हम गैसेस को भी बचा सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो कढ़ाई की बजाय प्रेशर कुकर में कम गैस यूज में आता है। अगर आप गैस स्टोव यूज में ले रहे हैं तो, अगर चूल्हा वगैरह पे जला रहे तो कैरोसिन, जो दूसरे उसमें कैरोसिन भी कम यूज में आएगा। तो ऐसी चीजें यूज में ले। सोलर एनर्जी अभी बहुत चल रहा है, सोलर कुकर्स वगैरह है, इनको यूज करने से इन गैस और कैरोसिन की कंजप्शन कम होगी। तो गुड क्वालिटी मैम इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए मैम अपन मैम सोलर प्लांट लगा सकते हैं मैम। सोलर प्लांट लगा सकते हैं, आजकल बहुत चलन में भी है। तो ये सोलर प्लांट यस वगैरह मैम। लगाकर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ऐसे ही व्हीकल्स का कम यूज में लें, जहाँ पे कम डिस्टेंस में जाना है तो आप साइकिल। साइकिल यूज में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्कूटर्स एंड, और तो उसमें पेट्रोल फालतू वेस्ट होगा, और कम ही डिस्टेंस है तो आप साइकिल पे भी जा सकते हैं। तो द यूज ऑफ, और उसके अलावा जो फ्यूल है उसकी जगह आजकल गैस, CNG गैसेस वगैरह भी यूज में लेते हैं कार में, तो वो यूज में ले तो पेट्रोल डीजल भी सेव होगा, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो अगर खत्म हो यस गए मैम। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इनको प्रोड्यूस होने में। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप ऑफिस जैसे दिल्ली और मेट्रो सिटीज में ऑफिस वगैरह जाते हैं तो या तो वो कार पूल कर सकते हैं, मतलब एक ही कार, एक ही जगह जा रहे तो रास्ते में एक ही कार ले और सारे एम्प्लॉय को वो पिकअप करके पेट्रोल के पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे में। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल बस, ट्रेन, ये यूज में ले, बजाय कि अलग अलग व्हीकल लेने से। अलग अलग सारे एम्प्लॉयज व्हीकल लेंगे तो ज्यादा पोल्यूशन होगा, ज्यादा डीजल पेट्रोल वेस्ट होगा। एक ही व्हीकल से जाएंगे, एक ही रास्ता है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, सिर्फ डीजल पेट्रोल भी कम यूज में होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये जो हमने रिड्यूस, रिसाइकल और ये जब भी जो देखो उसमें रिड्यूस पार्ट है कि रिड्यूस हम क्या क्या कर सकते हैं इस, और एनवायरनमेंट में जो है वो गैसेस, ऑक्सीजन के बढ़ाने के लिए हम ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। हम डेली में अगर सोच ले कि रोज एक प्लांट, या कभी कभी वीक में एक बार प्लांट लगाए, वाटर करे प्लांट्स को, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाने का, या अपना कंट्रीब्यूट देने का। वाटर को भी हमें सेव करना चाहिए। जितना कोई जो टैप जो है वो लीक कर रहा है आपका, तो उसको फटाफट प्लम्बर को बुला के सही करवाए, नहीं तो वो वाटर वेस्ट होता जाता है। तो घर में भी अननेसेसरी फुल जो प्रेशर में नल चलाने से बजाय धीरे चलाए, नहीं तो पानी जो है वेस्ट हो जाता है। कई बार वेजिटेबल्स वगैरह हम वॉश करते हैं तो फुल स्पीड में, फुल प्रेशर में नल चलाएंगे तो फालतू जो है पानी इधर उधर उछल के वेस्ट होगा। ऐसे धीरे चलाएं, जितना यूज, जितना चाहिए उतना वाटर यूज में ले। कोई मिस्टेक है, कहीं लीक हो रहा है, सीपेज हो रहा है, तो उसे फटाफट प्लम्बर बुला के ठीक करवाएं, नहीं तो वाटर जो है वो वेस्ट होता जाएगा। तो like that we can contribute in our environment.
ठीक है, तो ये रिड्यूस पार्ट हमने पढ़ा कि हमने क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या यूज करना हम कम कर सकते हैं, लिमिट में कर सकते हैं, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूट दे सके। अब रीयूज और रिसाइकिल और थोड़ा सा पार्ट और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बस ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है और ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। पावर पॉइंट के मैम कुछ छोटा ही चैप्टर है। हाँ, छोटा ही है। और तुमने मैम कर लिया पावर पॉइंट का। पढ़ भी रखा है, तो तुम्हारे लिए इजी है इसको लर्न करना, है ना? सारा पढ़ रखा है तुम लोगों ने। क्वेश्चन आंसर पावर पॉइंट के देख लेना, वो मैंने सेंड कर दिया, देखा है ना ग्रुप में? मैम कर लिया। कर लिए, वेरी गुड। और प्रेजेंटेशन का काम भी कर लेना टाइम पे। ओके मैम। हम सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट के लिए मैंने गूगल फॉर्म लिंक और जीमेल आईडी दोनों सेंड किए ग्रुप में। नहीं मिला हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं दोबारा भेज दूंगी। जो स्कूल आ रहे हैं वो स्कूल में दे दे, अदरवाइज इन पर दे दे। ओके मैम। ओके मैम मैम मेरी एक्टिविटी सबमिट हो गई क्या मैम? लिनेश, हाँ होगी मैम। हो गई। अभी मैं देख पूरा मैंने ढंग से भी देखा नहीं, मैंने नेम मैंने देखा है, हो गई है। अब मैं देखूंगी, जिसकी बहुत अच्छी लगी मैं सारा ये जब कोर्स अभी एक क्लास में हो ही जाएगा, फिर मैं शो करूंगी तुम लोगों की यहाँ। Yes, ma'am. ठीक है, ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू।